हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत ही शानदार फैक्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य, जो कि एमपीएससी प्रीलिम्स का यूनिट 7 का प्रमुख टॉपिक है। इसका जो एक टॉपिक है मानव शरीर रचना, उससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे। टॉपिक जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके हम क्वेश्चन करेंगे। ये वन लाइनर प्रश्न है और इसमें करीब 400 से 500 प्रश्न, जितने भी मैक्सिमम प्रश्न हो पाएंगे तो हम करेंगे। बाकी अगर आपने हमारा ये प्रीलिम्स का कोर्स लिया होगा, प्रीलिम्स 2024 का, तो यूनिट 7 आपको एक बुकलेट मिली होगी यूनिट 7 की, उसमें आपको ये सभी फैक्ट मिल जाएंगे। इसी तरह से कवर है, उसी में से ही मैं करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मानव शरीर की। और ये हमारी जो पी सीरीज़ है उसका 47वां वीडियो है। इसके पहले पी सीरीज़ के 46 वीडियो करवा चुकी हूँ। एमपीएससी प्रीलिम्स की थ्योरी के लिए हमने पी सीरीज़ चलाई है। एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें मैं एमसीक्यू करवा रही हूँ और एक थ्योरी क्लासेस चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, प्रत्येक अंग मिलकर किसी विशेष काम को करते हैं, उस क्रियाओं का समूह क्या कहलाता है। तो शरीर में जो शरीर में जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो मिलकर एक काम करते हैं, तो वो पूरा पार्ट क्या कहलाता है, उसको हम संस्थान या सिस्टम बोलते हैं। उसको या तो हम संस्थान बोलते हैं या क्या बोलते हैं, या सिस्टम बोला जाता है। अगला है, त्वचा का जो आवरण बनाता है उसको क्या बोलते हैं। हमारी जो शरीर की त्वचा रहती है, त्वचा का जो बाहरी आवरण बनाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको अध्यावरणीय तंत्र बोलते हैं। तीसरा है, शरीर का अवलंबन ढांचा क्या बनाता है। शरीर का जो अवलंबन ढांचा होता है उसे क्या कहते हैं। शरीर के अवलंबन ढांचे को बोलते हैं कंकाल तंत्र। शरीर का अवलंबन ढांचा क्या कहलाता है, कंकाल तंत्र कहलाता है। शरीर के गमन और गतियों में कौन सहायक होता है। शरीर के गमन और गतियों में कौन सा तंत्र सहायक होता है या कौन सा अंग सहायक होता है, आपसे पूछें उसमें ऑप्शन दे दे, कंकाली तंत्र, अध्यावरणीय तंत्र, पेशीय तंत्र। तो आपको याद रखना है, शरीर के गमन और गतियों में पेशीय तंत्र सहायता करता है। कौन सा, पेशीय तंत्र। परिसंचरण तंत्र में कौन कौन सा अंग शामिल होता है। तो एक तो होता है हृदय, दूसरा होता है रुधिर वाहिनियाँ और तीसरी होती है लसिका वाहिनियाँ। हृदय, रुधिर वाहिनियाँ और लसिका वाहिनियाँ। श्वसन तंत्र में क्या क्या होता है। श्वसन तंत्र में कौन कौन से मिलके बना होता है। सबसे पहले होता है नासिका, दूसरा होता है कंठ, जो गले में होती है कंठ, तीसरी वायु नलिकाएं और चौथा फेफड़े। ये श्वसन तंत्र इन चारों से मिलकर बना होता है। मानव शरीर औसतन कितनी कोशिकाओं का बना होता है। मानव का जो शरीर होता है वो औसतन कितनी कोशिकाओं का बना होता है, 10 की पावर 14 कोशिकाओं का मानव शरीर बना होता है। मानव शरीर कितनी कोशिकाओं का बना होता है, 10 की पावर 14 कोशिकाओं का मानव का शरीर बना होता है। मानव किस प्रकार का प्राणी है, आपसे पूछें एक कोशिकी है, द्विकोशिकी है, बहुकोशिकी है। तो याद रखना है, मानव जो है वो बहुकोशिकी है। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर मानव का शरीर बना होता है। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है। ऊतक का अध्ययन औतिकी या हिस्टोलॉजी कहते हैं। या तो हिस्टोलॉजी कहलाएगा या औतिकी कहलाएगा। औतिकी की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, एक मार्सेलो नाम के व्यक्ति थे, मेलपीथी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने औतिकी की स्थापना की थी, या औतिकी जो ब्रांच बताई थी ये इटली के रहने वाले थे। औतिकी को हिस्टोरोलॉजी नाम किसने दिया था। तो औतिकी मतलब होता है ऊतक का अध्ययन, तो औतिकी को हिस्टोरोलॉजी नाम किसने दिया था, तो ये दिया था मेयर ने। मानव शरीर का निर्माण किन ऊतकों के मिलने से होता है। तो सबसे पहला होता है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशीय ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। तो मानव का जो शरीर होता है ये 4 ऊतकों के मिलने से होता है। याद रखिएगा कौन कौन से हैं ये 4 ऊतक, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इन्हीं ऊतकों के मिलने से मानव का शरीर बनता है। सरल उपकला में कोशिकाओं की कितनी परत होती है। तो सरल उपकला की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें कोशिकाओं की केवल एक परत होती है। रोमक उपकला की कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं। रोमक उपकला की जो कोशिकाएं होती हैं वो स्तंभाकार होती हैं। कैसी होती हैं, स्तंभाकार। चूसक कोशिकाएं किसका स्नावन करती हैं। चूसक कोशिकाएं श्लेष्मा का स्नावन करती हैं। चूसक कोशिकाएं किसका स्नावन करती हैं, श्लेष्मा का स्नावन करती हैं। अगला है, मानव शरीर में किस ऊतक की अधिकता हो जाती है जिससे कि मोटापा बढ़ता है। किस ऊतक की अधिकता से बढ़ता है। तो मानव शरीर में अगर बसीय ऊतक ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, मोटापा बढ़ता है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है।
मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है तलवे पे। मनुष्य की त्वचा जो होती है सबसे मोटी कहाँ पे होती है? तलवे पे होती है। जो नाखून होते हैं, खुर होते हैं, सींग होते हैं, ये किसके बने होते हैं? केराटिन के बने होते हैं, नाखून, खुर और सींग। रक्त क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त पूछेंगे, द्रव्य है, प्लाज्मा है, ऊतक है, क्या है, कोशिका है? तो रक्त एक प्रकार का ऊतक है। रक्त क्या है? एक प्रकार का ऊतक होता है। रक्त याद रखना, रक्त क्या होता है? एक प्रकार का ऊतक। तंत्रिका कोशिका क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगला है एपिथीलियम ऊतक। शरीर में सुरक्षा कवच का काम करता है। एपिथीलियम ऊतक क्या करता है? शरीर को सुरक्षा देने का काम एपिथीलियम ऊतक करता है। जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच में होता है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं अंतर्वेशी मेरिस्टेम में। जब मेरिस्टेम होता है, जो विभाजन होता है, वो अगर स्थायी ऊतकों के बीच होता है, जो शरीर में स्थायी ऊतक रहते हैं उनके बीच होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अंतर्वेशी मेरिस्टेम बोलते हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी रहती हैं, उस ऊतक को क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो हड्डियां जो होती हैं, जो दो या अस्थियां होती हैं, वो आपस में एक संयोजी ऊतक से जुड़ी हुई होती हैं, इन ऊतक को क्या बोलते हैं? इसको स्नायु बोलते हैं। एक विशेष कार्य करने वाला समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? एक विशेष कार्य करने वाला समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है या टिश्यू कहलाता है। हिस्टोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का भी हमने ऊपर पढ़ा, मेयर ने किया था। रक्त ऊतक तो है, अब आपसे पूछेंगे वो किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त संयोजी ऊतक है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका ऊतक ऐसा ऊतक है जिसके जन्म के बाद उसमें कोई विभाजन नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें जन्म के बाद कोई विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका ऊतक है। नाभि रज्जु क्या है? प्रोण संयोजी ऊतक है। नाभि रज्जु क्या है? प्रोण संयोजी ऊतक है। किसी देविज देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या बोलते हैं? किसी जीवित देह के भीतर अगर किसी कोशिका की मृत्यु हो जाए या ऊतक की मृत्यु हो जाए तो उसको नेक्रोसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? उसको नेक्रोसिस बोला जाता है। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु हो। अस्थि या स्नायु कैसे ऊतक हैं? तो अस्थि और स्नायु संयोजी ऊतक हैं। अस्थि और स्नायु कैसे ऊतक हैं? अस्थि और स्नायु संयोजी ऊतक होते हैं। मैं वही करा रही हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ऊँट का कुवड़ किससे बना होता है? जो ऊँट होता है उसका कुवड़ किससे बना होता है? ऊँट का कुवड़ वसीय ऊतक का बना होता है। ऊँट का कुवड़ किससे बनता है? वसीय ऊतक का। शरीर को गर्म करने में कौन से ऊतक सहायता प्रदान करते हैं? शरीर को गर्म करने में वसीय ऊतक सहायता प्रदान करते हैं। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा पाचन संग्रहण के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। पाचन प्रक्रिया जो होती है उसके चरण क्या होते हैं? सबसे पहला होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा अपशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा होता है मल परित्याग। ये आपको पाचन के चरण भी याद रखना है, पिछली बार ये पूछा गया था। पाचन के अंग कैसे होते हैं? सबसे पहले किस में जाती है? मुख गुहा में जाता है, फिर आमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में और फिर बड़ी आंत में। पाचन से संबंधित एंजाइम कौन से होते हैं? लार द्वारा स्नावित, जो लार निकालता है, जो आमाशय निकालते हैं, और जो अग्नाशय द्वारा स्नावित होते हैं। किन पदार्थों का पाचन होता है हमारे शरीर में? तो प्रोटीन का, वसा का और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये इतने से मैंने ग्राफ में आपको पूरा पाचन तंत्र समझा दिया है। मनुष्य का पाचन मुख से होता है। सबसे पहले यहाँ लार ग्रंथियाँ होती हैं जो खाने को पचाने में हेल्प करती हैं। नीचे यहाँ पर पेट के पास पित्ता से होता है। इसके नीचे बड़ी आंत होती है जो नीचे होती है, और फिर नीचे सबसे ज़्यादा जो पाचन का काम होता है वो छोटी आंत में होता है। मनुष्य के पाचन का प्रारंभ कहाँ से होता है? दांत या जीभ से होता है। पाचन तंत्र की पूरी रचना की लंबाई कितने फीट होती है? तो 33 फीट या 8 से 10 मीटर की होती है। पाचन तंत्र की जो पूरी रचना की लंबाई है कितनी होती है? 33 फीट या 8 से 10 मीटर होती है। छोटी आंत कितने भागों में बटी होती है? छोटी आंत को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है ग्रहणी, मध्यांत्र और इलियम। इस प्रकार से जो छोटी आंत होती है वो 3 भागों में बटी रहती है, ग्रहणी, मध्यांत्र और इलियम। बड़ी आंत को कितने भागों में बांटा है? बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटा है, उंडुक, बृहदांत्र और मलाशय।
मुख गुहा या जिसको बक्कल कैविटी बोलते हैं कितने भाग की बनी होती है? तो मुख गुहा जो होती है वो 4 भागों की बनी होती है। जो शरीर में जो मुख गुहा पाई जाती है ये किस भाग की बनी होती है? तो सबसे पहले शरीर में पाई जाती है जीभ, जीभ के बाद नीचे आता है तालू, फिर होते हैं दांत और फिर होते हैं ग्रसनी। तो इस प्रकार से मुख गुहा कितने भागों की बनी होती है? 4 भागों की, जीभ, तालू, दांत और ग्रसनी। एक जबड़ा जो होता है, एक जबड़े में कितने दांत होते हैं? एक जबड़े में लगभग 16-17 दांत पाए जाते हैं। मानवों में कितनी दांत व्यवस्था पाई जाती है? द्विबार दंती, मतलब 2 बार आने की, एक दांत होता है 2 बार आ जाता है, तो द्विबार दंती प्रथा पाई जाती है। सबसे आगे के दांत क्या कहलाते हैं? कृंतक कहलाते हैं। सबसे आगे के दांत क्या कहलाते हैं? कृंतक। कृंतक किस माह की उम्र में निकलते हैं? 6 माह की उम्र में निकलते हैं। रदनक दांत क्या करते हैं? भोजन को चीरने फाड़ने का काम जो है वो रदनक दांत करते हैं। रदनक दांत क्या करते हैं? चीरने फाड़ने का काम कौन से दांत करते हैं? रदनक दांत चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और कृदंत जो दांत होते हैं, कृंतक, जो कृंतक दांत होते हैं वो कितने बार में आते हैं? वो 6 उम्र की, जब 6 साल की उम्र होती है तब निकलते हैं। जो रदनक दांत होते हैं जो कि चीरने फाड़ने का काम करते हैं वो किस उम्र में निकलते हैं? तो वो 16 से 20 उम्र में निकलते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2-2 दांत होते हैं। अग्र चवर्णक क्या होता है? जो आगे लगे हुए होते हैं, भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 4-4 होते हैं। याद रखना, अग्र चवर्णक दांत कितने होते हैं? 4-4। 10 से 11 वर्ष की उम्र में ये अग्र चवर्णक दांत पूरी तरह विकसित हो जाते हैं। चवर्णक क्या होते हैं? ये भोजन को चबाने में सहायक करते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। और प्रत्येक जबड़े में 6-6 चवर्णक दांत पाए जाते हैं और ये 12 से 15 वर्ष की उम्र में निकलते हैं। मुख गुहा का जो पिछला भाग है उसको क्या बोलते हैं? मुख गुहा के पिछले भागों को ग्रसनी बोला जाता है। मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रसनी। ग्रसनी कितने सेंटीमीटर की होती है? तो जो ग्रसनी होती है वो 12 सेंटीमीटर की होती है। ग्रसनी कितने सेंटीमीटर की होती है? 12। ग्रास नली जो होती है या जो ग्रसनी होती है, ये ग्रसनी हो गई 12 सेंटीमीटर की, और जो ग्रास नली होती है वो कितने की होती है? 25 सेंटीमीटर या 25 से 30 मिलीमीटर मोटी होती है। या तो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है ये, और 25 से 30 मिलीमीटर मोटी होती है ग्रस नली। जे आकृति की पेशीय थैली को क्या बोला जाता है? जो जे आकार की पेशीय थैली होती है उसको आमाशय बोला जाता है। जे आकार की पेशीय थैली को क्या बोलते हैं? आमाशय बोलते हैं। आमाशय कौन सी आकार का होता है? जो आमाशय होता है वो कैसी आकृति का होता है? जे आकार। अपनी इस प्रकार से संरचना देखी होगी, आमाशय की है, तो आमाशय जो होता है वो कैसा होता है? जे आकृति का होता है। आमाशय की लंबाई कितनी होती है? आमाशय की लंबाई 30 सेंटीमीटर होती है। आमाशय का अग्र और पिछला भाग, या आगे और पिछला भाग क्या कहलाता है? तो आमाशय का अगला भाग कार्डिक और पिछला भाग पाइलोरिक कहलाता है। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो जठर ग्रंथि की जो कोशिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कार्डिक तथा पाइलोरिक के बीच का भाग क्या कहलाता है? तो कार्डिक तथा पाइलोरिक के जो बीच का भाग है उसको फुंडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुंडिक बोलते हैं। आमाशय में किसका अपघटन नहीं होता? कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जिसमें आमाशय का अपघटन है? आमाशय में जिसका अपघटन नहीं होता, तो कार्बोहाइड्रेट आमाशय में नहीं टूटता है। आमाशय में किसका अपघटन होता है? आमाशय में प्रोटीन का होता है। जठर रस कहाँ पे पाया जाता है? आमाशय में ही पाया जाता है। जठर ग्रंथि किसका स्नावन करती है? किसको सीक्रेट करती है? जठर रस को। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम द्वारा आमाशय की दीवार का आंशिक पाचन क्या कहलाता है? तो पेप्सिन एंजाइम द्वारा जो आमाशय की दीवार होती है उसका आंशिक पाचन किया जाता है, और ये क्या कहलाता है? ये अल्सर कहलाता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.5 मीटर लंबी होती है और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है छोटी आंत की लंबाई। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर लंबाई होती है और 4.7 सेंटीमीटर मतलब छोटी होती है। तो ये दोनों याद रखनी है। बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है? कोलन।
बड़ी आंत का जो सबसे लंबा भाग होता है उसको कोलन कहते हैं, और जो कोलन का अंतिम भाग होता है उसको मलाशय या रेक्टम बोलते हैं। गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित होता है अग्नाशय जी कोशिकाओं में ग्रहणी तथा अग्नाशय के द्वारा। गैस्ट्रिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? आमाशय की जी कोशिकाओं में ग्रसनी तथा अग्नाशय के द्वारा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्नावन को कौन प्रेरित करता है? गैस्ट्रिक अम्ल। मोटेलिन हार्मोन किसके द्वारा स्नावित होता है? तो मोटेलिन हार्मोन आंत की एम कोशिका द्वारा स्नावित होता है। गुदा क्या होती है? जो मलाशय के जो अंतिम भाग में जो 1 इंच लंबी नलिका होती है उसको गुदा या एनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुदा या एनम उसको बोला जाता है। मनुष्य के लार में क्या होता है? मनुष्य के लार में 99% जल होता है और 1% एंजाइम होता है मनुष्य के लार में। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, जो 1% एंजाइम से 2 एंजाइम होते हैं। एक तो होता है टाइलिन और एक होता है लाइसो एंजाइम। हमारे शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। और सर की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? तो वो भी है यकृत। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं या प्रीलिम्स के MCQ लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। प्रीलिम्स नोट्स की आपको टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं। भारत में कहीं भी रहते हो ये आपके पास पहुँच जाएंगी। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में नोट्स को कवर किया। जैसे कि आप ये टॉपिक ही पढ़ रहे होगे तो ये मेरे यूनिट 7 का ही टॉपिक है। इसी प्रकार के फैक्ट हमारे बुकलेट में कवर है। मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार की बुकलेट आपको मिलेंगी। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये बुकलेट आपको मिलेंगी। ये इस प्रकार की टोटल 10 बुकलेट है। हर यूनिट को बहुत ही इजी लैंग्वेज में कवर किया गया है। हैंड रिटन फैक्ट डाले हुए हैं, मैप का प्रयोग किया गया है, फ्लो चार्ट का उपयोग किया गया है, डायग्राम का उपयोग किया गया है। तो आप इनको हस्तनिर्मित मानचित्र, सारणी, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म एवं फ्लो चार्ट के साथ इनको बनाया गया है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये 10 बुकलेट मिलती हैं, ऑफलाइन आपके घर पर पहुंचती हैं। और इसमें हम तैयारी के लिए कि अगर आगे कोई टॉपिक या करंट अफेयर्स के कोई फैक्ट होते हैं आने वाले समय में, तो उसके लिए हम आपको एक ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं। उस ग्रुप में भी हम आपकी तैयारी कराते हैं। साथ ही हमारा, अगर आप प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, ये टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, वो प्रैक्टिस सेट को ही आप टेस्ट सीरीज़ बोल सकते हैं, जो कि हम एक साथ प्रोवाइड करा रहे हैं। उसमें आपको 11,500 प्लस MCQ दिए जाते हैं। ये यूनिट वाइज MCQ हैं। हर यूनिट से करीब 1,000 प्लस प्रश्नों का संग्रह किया गया है। मतलब हर यूनिट से आप करीब 1,000 से ज़्यादा प्रश्न लगा सकते हैं। तो बहुत ही शानदार वो प्रैक्टिस सेट है। चाहे तो आप थ्योरी और प्रैक्टिस सेट दोनों ले सकते हैं या आप थ्योरी ले सकते हैं। इस प्रकार के नोट्स आपको हमारे थ्योरी में मिलेंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा पैकेज आपको मिलेगा। ये पूरे थ्योरी नोट्स का पूरा रिव्यू है। ये यूनिट 3 का रिवीजन, इस प्रकार से रिवीजन फैक्ट डाले गए हैं लास्ट में। इस प्रकार से फ्लो चार्ट से बनाए गए हैं। ये पूरा आत्मनिर्भर का मध्य प्रदेश का है। ये इस प्रकार से चार्ट, फ्लो चार्ट का उपयोग किया गया है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में इनको कवर किया है। अगर आपने अभी तक हमारे ये नोट्स नहीं लिए हैं और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। थ्योरी लेना चाहते हैं थ्योरी ले सकते हैं। MCQ जो 11,500 प्रश्नों का है वो लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अगर कोई भी चीज़ का आप डेमो देखना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यकृत जो होता है या जो लीवर होता है उसका वजन कितना होता है, उसका भार कितना होता है? तो जो लीवर होता है या जो यकृत होता है उसका भार 1.5 किलो होता है। कितना होता है यकृत का भार? यकृत का भार 1.5 किलो होता है। पित्त का स्नावन कौन करता है? पित्त का स्नावन भी यकृत ही करता है। पित्त का स्नावन कौन करता है? यकृत ही करता है। इसके बाद पित्त क्या होता है आपसे पूछे तो ये हरे भूरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। पित्त क्या होता है? हरे भूरे कलर का एक क्षारीय द्रव होता है। ये भी याद रखना कि पित्त आपसे पूछ सकते हैं कि पित्त या वाइल जिसको बोलते हैं वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो याद रखना ये क्षारीय द्रव है। रुधिर प्लाज्मा की अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो रुधिर प्लाज्मा की जो अधिकांश प्रोटीन है उसका संश्लेषण यकृत कोशिकाओं में होता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? हेपेरिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण या तो यकृत या लीवर करता है। रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से कौन रोकता है? हेपेरिन ही रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। जीवाणु का भक्षण कौन करता है? यकृत कोशिकाएं ही जीवाणु का भक्षण करती हैं। विटामिन ए का संश्लेषण कौन करता है? यकृत ही विटामिन ए का संश्लेषण करता है। यकृत के नीचे एक नाशपाती की इस प्रकार की आकार की एक ऐसी
एक थैली होती है उसको क्या बोलते हैं? तो यकृत के नीचे एक नाशपाती के आकार की थैली को पित्ताशय बोलते हैं। कोलेसिस्टेक्टोमी क्या होता है? तो कोलेसिस्टेक्टोमी शल्य चिकित्सा द्वारा पित्ताशय को हटा देना। क्या होता है कोलेसिस्टेक्टोमी? एक ऑपरेशन द्वारा पित्ताशय को हटा देने की क्रिया कहलाती है। लिथोट्रिप्सी क्या होता है? अल्ट्रासोनिक विकिरण द्वारा बिना शल्य क्रिया के पथरी को गला देना होती है लिथोट्रिप्सी। अगला है यकृत के बाद, देखो सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत है। अब बोले यकृत के बाद कौन सी दूसरे नंबर की बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं? तो अंतःस्नावी, बहिःस्नावी, पाचक ग्रंथि, ये तीनों ही प्रकार की ग्रंथियां अग्नाशय ग्रंथि में आती हैं। अग्नाशयी रस में क्या होता है? तो अग्नाशयी रस में जल 98% होता है, शेष लवण और एंजाइम होते हैं। अग्नाशयी रस कैसा होता है? अग्नाशयी रस क्षारीय द्रव होता है। अग्नाशयी रस क्या होता है? क्षारीय द्रव होता है। अग्नाशय में कौन कौन से पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अब ये अग्नाशय में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। अग्नाशय का एक भाग क्या कहलाता है? लेगरहैंस की दीप कोशिकाएं कहलाता है। लेगरहैंस की जो दीप कोशिकाएं होती हैं या लेगरहैंस की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो अग्नाशय के अंतर्गत आती हैं। जो इस दीप होता है लेगरहैंस के दीप में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो अल्फा भी पाई जाती है, बीटा भी पाई जाती है, गामा भी पाई जाती है और डेल्टा भी पाई जाती है। इस प्रकार से चारों कोशिकाएं पाई जाती हैं। फ्रेंड्स ये 109 क्वेश्चन होगा। ये जो आगे के क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मैं सेकेंड पार्ट बना के कल लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।